यस। तुलना सुख की मृत्यु है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, भारत की सबसे बड़ी समस्या है कुपोषण। आखिर क्या वजह है कि कई दशकों से विभिन्न योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद समस्या बनी हुई है विराम। इसका कारण जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छे इरादों से बनी नीतियों के बावजूद अमल के स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अकर्मण्यता समस्या का मूल कारण है विराम। इसी अखबार के रिपोर्टर ने जब उत्तर भारत के एक राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों से दिए जाने वाले फोर्टिफाइड पोषण आहार को एक निजी लैब में टेस्ट कराया तो अधिकांश विटामिन्स सरकारी दावों से कम मिले विराम। सरकार की ही हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश के 80% बच्चे न्यूनतम स्वीकार्य पोषक तत्व नहीं पाते। चिकित्सा विज्ञान और WHO भी कहता है कि कुपोषित बच्चों का शारीरिक, मानसिक ही नहीं भावनात्मक विकास भी नहीं हो पाता। मानसिक विकास के अभाव में बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता न्यून होती है, लिहाजा ऐसे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, जबकि भावनात्मक विकास नहीं होने से उनका अपने कृत्यों पर नैतिक नियंत्रण कम होता है। आज के दौर में जब ज्ञान को ही शक्ति माना जाता है तो कुपोषित बच्चे अनाज के ज्ञान आधारित उत्पादन में कम योगदान कर पाते हैं। इससे उनकी आय प्रभावित होती है और देश विकास में पिछड़ता है। आजकल लोगों को ये बात समझ आ गई है कि आमदनी का एक वैकल्पिक जरिया भी होना चाहिए विराम। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 पैसे कमाने के लिए कोई पार्ट टाइम काम किया जाए तो इसमें बुराई नहीं है विराम। इस समय गिग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्क जैसे कई बदलाव आए हैं, तो क्यों ना एक थोड़ा धार्मिक प्रयोग किया जाए। जब आप 2 रास्ते से धन कमा रहे हों तो नाम कमाने के लिए एक तीसरा रास्ता अपनाइए जो कि सेवा है। धर्म और देश की सेवा में बड़ा अतिरिक्त समय दीजिए। जब अतिरिक्त आमदनी होती है तो आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन अगर देश सेवा या धर्म सेवा करेंगे तो संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा विराम। वहाँ वित्तीय सुरक्षा है तो यहाँ संतोष पैदा होगा। लेकिन जब भी सेवा करने निकलें तो सबसे पहला अपना मूल्यांकन करें कि हम कर क्या सकते हैं विराम, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन विराम। एक व्यक्ति जब 3 काम करे तो उसे समय प्रबंधन में बहुत दक्ष होना पड़ेगा। इस समय के जटिल जीवन में सफलता कठिन काम है, लेकिन धर्म की अपनी ताकत है। पिछले दशक के सबसे कठिन सुधारों में से एक राष्ट्रीय GST था, जिसे 2017 में लागू किया गया विराम। इसने विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली। संसद के दोनों सदनों के अलावा हर राज्य की विधानसभा को भी GST विधेयक पारित करना था। इसके कारण लाखों व्यवसायों की पूरी टैक्स प्रणाली को बदलना पड़ा विराम। ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ा। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का विभाजन तय करना पड़ा विराम।
विपक्ष की आलोचना सहनी पड़ी विराम। जनता का विश्वास जीतना भी जरूरी था विराम। भारत जैसे देश के लिए यह एक धीमा और कठिन सुधार था विराम। शायद यही कारण है कि इसे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाता है विराम। जीएसटी का बुनियाद मकसद यह था कि कर व्यवस्था एक समान, सरलीकृत और बेकार के झंझटों से मुक्त हो, और इसके बावजूद पिछले हफ्ते इंटरनेट पर पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर मीम्स की धूम मची हुई थी। पता चला कि सादे या नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगता है, लेकिन अन्य पर 18% टैक्स लगता है। कारण क्योंकि चीनी वाले स्नैक्स पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि नमकीन पर 5% ही लगता है। चूँकि पॉपकॉर्न मीठा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है विराम। खुद देश की वित्त मंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट करना पड़ा। कुछ महीने पहले दक्षिण भारत की एक रेस्तरां के मालिक ने बताया था कि कैसे बनकर कम टैक्स लगता है, क्रीम पर कम टैक्स लगता है, लेकिन अगर क्रीम को बन पर लगाया जाए तो दोनों पर ज़्यादा टैक्स लगता है। इसका नतीजा यह रहा कि उनके ग्राहक क्रीम और बन अलग अलग मांगने लगे। यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन यह एक सच्चाई को भी दर्शाती है। यह कि चीज़ों को सरल बनाने के मकसद से किया गया जीएसटी समय के साथ और जटिल होता जा रहा है विराम। इस समस्या का मूल कारण नीति निर्माताओं की मानसिकता है। वे हर चीज़ को नियंत्रित करने की अपनी इच्छा को नहीं छोड़ सकते। टैक्स में भी अपनी नैतिकता थोप सकते हैं। अतिरिक्त कर राजस्व की हर बूंद निचोड़ने के लिए चतुर नीतियां बना सकते हैं, और जीएसटी के पीछे के इस व्यापक उद्देश्य को देख नहीं पाते कि उसे चीज़ों को सरल बनाने के लिए लाया गया था। अनेक टैक्स स्लैब उपकरों और नीति निर्माताओं के हाथों में अनियंत्रित शक्तियों वाला जटिल जीएसटी सुधार न के बराबर है। जीएसटी की शुरुआत के समय इसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई थी, जिससे उन पर 0% स्लैब जुड़ गया। ईंधन जैसी कुछ वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया, जिन पर कर की दरें और अधिक थी। इससे अतिरिक्त स्लैब बन गया। इस प्रकार हमने 6 अलग अलग जीएसटी दरों के साथ शुरुआत की। समय के साथ कुछ उत्पादों पर कई तरह के उपकर जोड़े गए, जिसका अर्थ है कि इन 6 स्लैबों में और भी हेरफेर करके नीति निर्माता अपनी इच्छानुसार जीएसटी दर तय कर सकते हैं विराम। कई स्लैब के साथ शुरुआत करने के पीछे जटिल व्यवस्था में सुधार का विचार था, लेकिन जैसे जैसे हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, हमें जीएसटी को और सरल बनाना चाहिए। इसे 2 स्लैब से अधिक नहीं करना चाहिए और उपकरों को समाप्त कर देना चाहिए विराम। तभी जीएसटी के वास्तविक लाभ महसूस किए जा सकते हैं विराम। लेकिन अभी तो हम मीठे बनाम
नमकीन और उनकी कर दरों पर बहस में ही उलझे हैं, वैसे नमकीन भी पाचन के दौरान शरीर द्वारा शुगर के रूप में ही टूटता है। तो क्या जीएसटी को स्नैक्स को हजम करने के बाद वाली शुगर पर भी टैक्स लगाना चाहिए? पॉपकॉर्न और क्रीम ही भारत में अजीबोगरीब कर वाली वस्तुएं नहीं हैं। झाड़ू पर 0% जीएसटी है, क्लीनर पर 28% है। 1000 से कम कीमत वाले जूतों पर 5% कर लगाया जाता है। इससे महंगे जूतों पर 18%, एसी पर नॉन एसी से अधिक कर लगाया जाता है। इनमें से कई नीतियां उदारीकरण से पहले की इस मानसिकता से उपजी हैं कि जो चीज़ अच्छी, मज़ेदार, आरामदायक हो उस पर टैक्स लगा दो, और अगर कोई चीज़ उच्च गुणवत्ता वाली है या संपन्न लोगों द्वारा उपयोग की जाती है तो उस पर और टैक्स लगाया जाना चाहिए। जबकि जीएसटी पहले ही 1% बेस्ट टैक्स है, जो सुनिश्चित करता है कि ऊंची कीमतों वाले आइटम्स अधिक कर भुगतान करेंगे। भाई स्टॉप।